कल्पना कीजिए कि आप रात को अपने घर में गहरी नींद में सो रहे हैं। आपने किसी सांप पर पैर नहीं रखा, उसे छेड़ा नहीं, फिर भी वो घर में घुसता है, काटता है और चला जाता है। उससे भी डरावनी बात ये कि काटने पर इतना कम दर्द हो कि आपकी नींद तक न खुले। क्या आप ऐसे सांप का नाम जानते हैं? और क्या सिर्फ रंग देखकर बता सकते हैं कि कोई सांप वेनमस है या नहीं? शायद नहीं। इसलिए स्नेक बाइट की सही जानकारी लाइफ सेविंग हो सकती है। भारत में स्नेक बाइट एक गंभीर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। बड़े स्टडीज के अनुसार 2000 से 2000 कैसे लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़। मैंने एक वीडियो उठाई है जिसमें मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कि ये स्नेक बाइट हो तो क्या करें। मतलब स्नेक सांप काट ले तो सबसे पहले क्या करेंगे। ये प्रोसेस डिकॉर्डर से वीडियो उठाई है मैंने, तो सारा क्रेडिट उनको जाएगा। तो देखते हैं, आएगा मजा वीडियो में क्या क्या होता है। इसके बीच भारत में लगभग 12 लाख लोगों की मौत स्नेक बाइट एनवेनमिंग से हुई, यानी औसतन करीब 58,000 हर साल या रोज 150 से ज्यादा। बहुत से केसेस हॉस्पिटल तक पहुंचते भी नहीं। दुनिया भर में भी हर साल लगभग 81,000 से 1,38,000 लोगों की जान 1,38,000 लोगों की जान स्नेक बाइट से ओह माय गॉड बाइट से जाती है। इसलिए पहला सवाल है, सांप काटे तो तुरंत करना क्या है? सबसे पहले उन गलत तरीकों को भूल जाइए जो फिल्मों या गांव की पुरानी बातों से दिमाग में बैठ गए हैं। बाइट वाली जगह पर ब्लेड से कट लगाकर खून निकालना बिल्कुल नहीं है। वेनम इस तरह बाहर नहीं निकलता, उल्टा ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और टिश्यू डैमेज बढ़ सकता है। कभी वेनमस स्नेक ड्राई बाइट भी देता है, यानी फैंग्स लगते हैं लेकिन सिग्निफिकेंट वेनम इंजेक्ट नहीं होता। फिर भी ड्राई बाइट है या नहीं, ये घर पर तय नहीं किया जा सकता। दूसरा मिथ है वुंड से वेनम चूस कर थूक देना। ये भी नहीं करना है। वेनम आमतौर पर बाइट से टिश्यू में इंजेक्ट होता है और प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स तथा एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। मतलब ना वो सांप जो है उसको इंजेक्शन मार रहे हैं। मतलब उसका टास्क है कि हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्शन ठोके, ना कि बस ऐसे छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं कि उसे मुंह से चूसना सुरक्षित है। मुंह में छोटा घाव, ब्लीडिंग गम्स या दूसरी चोटें रिस्क बढ़ा सकती हैं और सक्शन से पेशेंट को फायदा नहीं मिलता। इसीलिए हीरो वाली टेक्निक फिल्मों में ही अच्छी लगती है। तीसरी गलती है बाइट के ऊपर साइकिल ट्यूब, रस्सी या कपड़ा बहुत कसकर बांध देना ताकि ब्लड फ्लो पूरी तरह रुक जाए। ऐसा टॉर्निकेट टिश्यू को ऑक्सीजन से वंचित करके गंभीर डैमेज कर सकता है। सही अप्रोच है पेशेंट को शांत रखना, अंगूठी, कड़ा या टाइट चीजें हटाना, बिटन लिम्ब को यथासंभव स्थिर रखना और पूरे पेशेंट की मूवमेंट कम करना। जरूरत हो तो सिंपल स्प्लिंट से लिम्ब को इमोबिलाइज किया जा सकता है, जैसे फ्रैक्चर्ड लिम्ब को सपोर्ट देते हैं। फिर बिना डिले मेडिकल फैसिलिटी की ओर निकलना है। अब वापस आते हैं उस सांप पर जो रात में चुपचाप घर में घुस सकता है। कॉमन क्रेट यानी बुंगारस कैरोलियस। ये नॉक्टर्नल स्नेक है और इसके बाइट्स कई बार सोते हुए लोगों में रिपोर्ट होते हैं। इसकी बाइट सरप्राइजिंगली पेनलेस हो सकती है और बाइट साइट पर स्वेलिंग या लोकल इंजरी बहुत कम दिखाई दे सकती है। इसलिए विक्टिम को शुरुआत में बाइट का पता नहीं चलता। कॉमन क्रेट अक्सर गहरे नीले काले रंग का दिखता है। शरीर पर हल्की सफेद बैंड्स हो सकती है, लेकिन केवल रंग से आइडेंटिफिकेशन करना सुरक्षित नहीं है। क्रेट का वेनम मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी इसका बड़ा असर नर्वस सिस्टम और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पड़ता है। धीरे धीरे पलके गिरना, आंखों की मूवमेंट कमजोर होना, बोलने या निगलने में दिक्कत और अंत में ब्रीदिंग मसल्स की पैरालिसिस जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए पेनलेस बाइट को हार्मलेस मानना खतरनाक है। अंदर वेनम नर्वस सिस्टम पर असर कर सकता है। अब थोड़ा बड़ा पिक्चर देखिए। भारत में कई वेनमस स्पीशीज हैं, लेकिन ट्रेडिशनल पब्लिक हेल्थ डिस्कशन में 4 स्नेक्स को बिग 4 कहा जाता है: इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। भारत में स्नेक वाइपर बहुत है, यहाँ पर वाइपर बहुत है। वाइप कर देंगे आपको भाई। वाइपर देखो 2 बार बोले इसने, मतलब खतरनाक है भाई वाइपर वाले बंदे। ओए सांप बर्डन का बड़ा हिस्सा इन्हीं से जुड़ा है, लेकिन दूसरे वेनमस स्नेक्स भी जानलेवा बाइट्स कर सकते हैं। इसलिए अननोन स्नेक को हार्मलेस ना माने। पहला है इंडियन कोबरा, वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा, जिसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कहा जाता है। ये किंग कोबरा नहीं है। किंग कोबरा एक अलग स्पीशीज है। इंडियन कोबरा हुड फैलाता है और कई इंडिविजुअल्स में हुड के पीछे स्पेक्टिकल्स जैसा निशान दिख सकता है। हालांकि ये मार्क हर कोबरा में साफ दिखाई दे जरूरी नहीं। इसका रंग ब्राउन, ब्लैक या येलोविश हो सकता है। इसलिए काला सांप ज्यादा जहरीला जैसी बात साइंस नहीं है। खतरा रंग से तय नहीं होता। कोबरा रोडेंट्स, फ्रॉग्स और छोटे एनिमल्स खाता है। इंसान उसका फूड नहीं है। खतरा तब बढ़ता है जब स्नेक थ्रेटेंड या एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन हो।
इसलिए कोबरा दिखे तो हीरो बनने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाइए और ट्रेन्ड स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाइए। इंडियन कोबरा के फिक्स्ड फ्रंट फैंग्स वेनम को टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं। इसका वेनम प्रेडोमिनेंटली न्यूरोटॉक्सिक है, लेकिन बाइट साइट पर पेन, स्वेलिंग और टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। एक और करेक्शन, भारत का सामान्य मतलब इसको टिश्यू में टारगेट मार रहा है, ये स्किन में ना कुछ नहीं करना है, इसको टिश्यू से मतलब है। टिश्यू मसल्स होते क्या? नहीं, टिश्यू अलग होते, टेंडन जैसे। कोबरा स्पिटिंग कोबरा नहीं है, इसलिए वेनम को दूर तक फेंकना इसकी सामान्य डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है। दूसरा है कॉमन क्रेट, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये रात में एक्टिव रहता है और बाइट में लोकल पेन बहुत कम हो सकता है। कई केसेस में पेशेंट को फैंग मार्क्स तक साफ दिखाई नहीं देते, यही इसे डेंजरस बनाता है। लेकिन ये कहना सही नहीं कि क्रेट इंसान की बॉडी हीट को किसी पिच सेंसर से ट्रैक करता है। क्रेट्स में पिट वाइपर्स जैसे स्पेशलाइज्ड हीट सेंसिंग पिट्स नहीं होते। वे एनवायरनमेंट को स्मेल, टंग फ्लिकिंग, वाइब्रेशन और अन्य सेंसरी क्यूज से समझते हैं। तीसरा है रसल्स वाइपर, वैज्ञानिक नाम डवोइया रसेली। इसके शरीर पर अक्सर 3 लॉन्गिट्यूडनल रोज में बड़े ओवल या चेन लाइक डार्क पैचेस दिखाई देते हैं। ये ग्रासलैंड, फार्मलैंड और हैबिटेट्स में मिल सकता है। खतरा वो तो महसूस सारे पूरे ग्रीन जैसे हो, वो मेरे गांव में बहुत है। मतलब ना सांप मेरे गांव में बहुत ज़्यादा है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत काम की है। मेरे पूरे गांव में को सांप से इतना डर नहीं लगता, बताऊँ तो मेरा इतना डर नहीं लगता। होने पर यह तेज हिस करके वार्निंग दे सकता है। इसके बाइट में अक्सर बहुत तेज लोकल पेन, स्वेलिंग और ब्लीडिंग हो सकती है। इसका वेनम ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड वेसल्स और किडनीज पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए इसे सिर्फ हेमोटॉक्सिक एक शब्द में सीमित समझना भी पूरी कहानी नहीं है। चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर, ईसिस कैरेनेटिस। आकार में ये अक्सर रसल्स वाइपर से छोटा होता है, लेकिन छोटा आकार इसे कम डेंजरस नहीं बनाता। खतरे में ये शरीर को एस जैसी कॉइल्स में रखकर रफ स्केल्स को आपस में रगड़ता है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक रैस्पिंग या सिजलिंग साउंड निकलती है। यही इसकी वार्निंग है। इसे टच या पकड़ना नहीं चाहिए। इसका वेनम भी कोएगुलेशन सिस्टम को गंभीर रूप से डिस्टर्ब कर सकता है और ब्लीडिंग, स्वेलिंग तथा सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। अब समझते हैं वेनम शरीर। दुनिया के ऊपर कोई भरोसा मत करो, गाँव के नुस्खे मत लगा भाई, सब कुछ खतरनाक है ये सांपों में। तो सीधा हॉस्पिटल चले जाओ चुपचाप, और 15 किलोमीटर दूर है तो भाई बात अलग है। मारता कैसे है? आसान भाषा में 2 पैटर्न्स याद रखिए, न्यूरोटॉक्सिक और हेमोस्टैटिक इफेक्ट्स। कोबरा और क्रेट दोनों न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसा नहीं है। कोबरा के कई न्यूरोटॉक्सिन्स मसल की सरफेस पर मौजूद निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। इससे नर्व का मैसेज मसल तक ठीक से नहीं पहुंचता। क्रेट के प्रमुख बीटा बंगोटॉक्सिन्स प्रीसिनेप्टिक। हाथ चलाने में थोड़ा दिक्कत सी होंगी, मूवमेंट करने में दिक्कत सी लगे और आपको स्नेक बाइट दिखे तो भाई हॉस्पिटल चले जाओ। ओए देखो, इनने मेरे को स्नेक बाइट कर दिया है। नर्व टर्मिनल को डैमेज करके एसिटिलकोलिन रिलीज बाधित कर सकते हैं। परिणाम दोनों में पैरालिसिस हो सकता है। सोचिए, ब्रेन से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के जरिए मसल्स तक पहुंचता है। वॉकिंग हो, स्वॉलोइंग हो या ब्रीडिंग, मसल्स को कमांड चाहिए। सांस लेने में डायफ्राम बेहद जरूरी मसल है। अगर न्यूरोटॉक्सिन न्यूरोमस्कुलर कम्युनिकेशन रोक दे तो डायफ्राम और दूसरी ब्रीदिंग मसल्स कमजोर पड़ सकती हैं। पेशेंट होश में रहकर भी कमांड फॉलो नहीं कर पाता। इसलिए न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट में एयरवे और ब्रीदिंग सपोर्ट उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना एंटीवेनम। वाइपर्स की कहानी अलग है। उनके वेनम्स में कई एंजाइम्स और टॉक्सिन्स कोएगुलेशन फैक्टर्स, प्लेटलेट्स, ब्लड वेसल्स और टिश्यूज पर असर डालते हैं। कुछ टॉक्सिन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स को इतनी तेजी से एक्टिव ये क्या है और कंज्यूम कर देते हैं कि बाद में शरीर के पास नॉर्मल क्लॉट बनाने की क्षमता घट जाती है। परिणाम परसिस्टेंट ब्लीडिंग, गम्स से ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, सिवियर स्वेलिंग, शॉक या किडनी इंजरी तक हो सकती है। इसलिए इसे सिर्फ ब्लड प्रोटीन्स टूटना कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। तो स्नेक बाइट के बाद फाइनल एक्शन प्लान क्या है? पेशेंट को स्नेक से दूर करें, उसे चलने, दौड़ने या अननेसेसरी मूवमेंट से रोकें, टाइट ज्वेलरी या कपड़े हटाएं, बाइट को काटे नहीं, चूसे नहीं, बर्न या केमिकल न लगाएं और टाइट टर्निकेट बिल्कुल न बांधें। लिम्ब को कंफर्टेबल पोजीशन में इमोबिलाइज करें और पेशेंट को जल्द से जल्द ऐसे हेल्थ फैसिलिटी ले जाएं जहां स्नेक बाइट मैनेज करने की क्षमता, एंटीवेनम और जरूरत पड़ने पर ब्रीदिंग सपोर्ट उपलब्ध हो। संभव हो तो रास्ते में फैसिलिटी को फोन कर दें।
स्नेक को पकड़कर हॉस्पिटल न ले जाएं, इससे दूसरा बाइट हो सकता है। सुरक्षित दूरी से फोटो मिल जाए तो डॉक्टर के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट स्नेक की फोटो पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। भारत में वाइडली यूज्ड एंटी वेनम पॉलीवेलेंट होता है और बिग 4 कोबरा, क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉस की यार ये इतने सारे सांप है, इनकी जीभ भाई मेरे को बहुत ज़्यादा कूल लगती है यार। सब मेरे को बहुत कूल लगती है, पर मैं खतरनाक भी लगती है। ब्ले करते रहते वाइपर के वेनम्स के खिलाफ एंटीबॉडीज रखता है। कितने वायल्स देने हैं ये बाइट की संख्या से नहीं, क्लिनिकल एनवेनमिंग और रिस्पॉन्स से तय किया जाता है। याद रखिए, स्नेक बाइट में खतरनाक चीज सिर्फ वेनम नहीं बल्कि गलत फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट में देरी भी है। इसीलिए पहचान पर बहस करने, घरेलू नुस्खे आजमाने या स्नेक को खोजने में समय गंवाने के बजाय पेशेंट को मेडिकल केयर दिलाना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। फर्स्ट एड का उद्देश्य वेनम निकालना नहीं, पेशेंट को स्टेबल मतलब भाई जो शॉर्ट्स में वो बोलते हैं ना, ऐसे रील्स में, वो गलत है भाई। ये सही है, ये सही बोल रहे हो मेरे ख्याल से तो। क्योंकि यार तुम पहले फ़ोटो लो। अरे फ़ोटो से क्या जा जब दवाइयाँ है उसको पता किया जा सकता है क्या यार। मेडिकल केयर तक पहुंचाना है। एंटीवेनम जितनी जल्दी क्लिनिकली इंडिकेटेड होने पर दिया जाए उतना बेहतर, लेकिन देर से पहुंचे पेशेंट को भी होपलेस नहीं मानना चाहिए। सपोर्टिव केयर, वेंटिलेशन, फ्लूइड्स और दूसरी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लाइफ सेविंग हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगली बार अगर कहीं सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या मारने की कोशिश करने के बजाय पहले उसको पकड़ना नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अगर काट लिया तो हॉस्पिटल ले जाओ भाई। दिस इज द एंड हो जाएगा वरना। तो ऐसा आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।